Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic is Mdcat Unit 4, lecture number 5, Absolute Gravitational Potential Energy. ये जो टॉपिक है Mdcat के लिहाज से इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बहरहाल Mdcat का हिस्सा है, तो इससे जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले मैंने इसको जो है डिफाइन किया हुआ है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। the work done on a body to take it from a point inside a field to the point at infinity is known as absolute gravitational potential energy। क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि से लेट्स सपोज अर्थ के सरफेस पे पड़ा हुआ है। इस बॉडी पर हम कितना वर्क डन कर लें ताकि इसको हम अर्थ के फील्ड से बाहर निकाल लें। इन्फिनिटी वो पॉइंट होगा जहां पर अर्थ का कोई पुल नहीं होगा, अर्थ की कोई फील्ड नहीं होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगी। अगर पुल नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो हमारे पास जीरो। तो इस बॉडी पे अब देखिए, ये बॉडी अगर देखा जाए अर्थ के फील्ड में पड़ी है, इस बॉडी पर हम कितना वर्क डन कर लें ताकि इसको अर्थ के फील्ड से बाहर हम निकाल लें। इन्फिनिटी पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर अर्थ का कोई फील्ड नहीं एग्जिस्ट करता, नो पोटेंशियल एनर्जी। Such point is known as point at infinity. This amount of work done is said to be gravitational potential energy या absolute gravitational potential energy। इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ तो है, लेकिन प्रूफ की तरफ हम नहीं जा सकते हैं। U is equal to minus capital G, already you know, gravitational constant its value is 6.67 multiplied 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square। M is mass of earth, M is small object mass, where R is the distance from the center of earth। अगर अर्थ के सरफेस से मैंने इसको जो है थ्रो करना है, सीधा ले जाना है, तो फिर स्मॉल r इज रिप्लेस बाय re, तो फिर स्मॉल r जो है वो रिप्लेस हो जाएगा re से। अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ ले रहा हूँ, सही है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर मैं r को बॉडी को थ्रो कर रहा हूँ, कहां से? रेडियस सरफेस ऑफ अर्थ से, तो फिर हमारे पास ये जो फासला होगा ये स्मॉल r इज रिप्लेस बाय re, तो फिर जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा वो होगा माइनस कैपिटल G मास ऑफ अर्थ स्मॉल बॉडी मास डिवाइडेड बाय re। ये कहां से? जब बॉडी को आप अर्थ के सरफेस से थ्रो करते हैं, तो फिर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होगा वो ये होगा। याद रखें, जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर वन, मास पे। किसके मास पे डिपेंड करती है? ऑब्जेक्ट के मास पे, और ऑब्जेक्ट के मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। और सेकंड अगर देखा जाए आर पे डिपेंड करती है, आर के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है हम यहां से कह सकते हैं कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इसका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और अगर देखा जाए इसका स्मॉल आर के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। लेकिन ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? अगर हम नेगेटिव साइन की बात करें, द नेगेटिव साइन शोज बाउंडनेस। ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन शोज बाउंडनेस। जैसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए जब ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, उसकी जो हम क्वांटाइज्ड एनर्जी का जो फार्मूला है वो -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। सो वो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? बाउंडनेस बता रहा है। इसी तरह यहाँ पर ये नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है? बाउंडनेस बता रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नेगेटिव साइन ये भी बता रहा है कि नेगेटिव साइन शोज कि द वर्क इज डन, द वर्क is done, the work is done against, the work is done against the gravitational या against the gravity। अगर देखा जाए जो वर्क हो रहा है इस बॉडी पर, जिसको हम अगर देखा जाए यहाँ से जो है इंफिनिटी पर ले जा रहे हैं, तो नेगेटिव साइन शोज कि द वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं या ग्रेविटी भी कह सकते हैं। यहाँ से नेगेटिव साइन ये भी बता रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स।
अट्रैक्टिव फोर्स। ये सारे एमसीक्यू पॉइंट से जो है इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। द नेगेटिव साइन शोज अट्रैक्टिव फोर्स। सही ना, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर, ये भी हम कह सकते हैं। याद रखिए हमारे पास कल हमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था mgh। इसके अलावा ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। सही ना, कब अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई when the height is greater than radius of earth। अगर ऑब्जेक्ट का जो हाइट है अगर वो ग्रेटर है किस चीज से? रेडियस ऑफ अर्थ से, तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं, और r is greater than कैपिटल R which is say radius of earth। सही ना, पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड, the gravitational potential energy is always measured, gravitational potential energy is always measured, gravitational potential energy is always measured with gravitational potential energy is measured relative to some always measured relative to some arbitrary points या surface पॉइंट या सरफेस। ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इसको मेजर हम करेंगे रिलेटिव टू सम आर्बिट्री पोजीशन भी कह सकते हैं, which is either earth surface, जो कि हम या तो अर्थ सरफेस लेंगे जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो, और या इसके अलावा पॉइंट एट इंफिनिटी वो पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये हमारे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ये तो रेफरेंस पॉइंट हम अपने लिए जो है ले सकते हैं, या तो ग्राउंड ले सकते हैं और या पॉइंट एट इंफिनिटी ले सकते हैं। सही ना, या तो आप ग्राउंड ले लें, ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट, और या अपने लिए जो है पॉइंट एट इंफिनिटी ले लें, पॉइंट एट इंफिनिटी। ये दो पॉइंट्स आप ले सकते हैं। अच्छा, ये बात भी ज़हन में याद रखें, जहां पर भी हमारे पास स्मॉल जी जीरो होगा, जहां पर भी स्मॉल जी जीरो होगा, इफ स्मॉल जी इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है वहां पर ग्रेविटी नहीं होगी। जब ग्रेविटी नहीं होगी तो वहां पर जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस चीज के बराबर होगी? जीरो पर होगी, जीरो के बराबर होगी। तो जी कहां पर? अगर हम अर्थ का सेंटर ले लें, अर्थ सेंटर, तो अर्थ का जो सेंटर है वहां पर हमारे पास जो जी है वो जीरो के बराबर है। तो फिर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी किस चीज के बराबर होगी? जीरो के बराबर। जहां पर भी जी जीरो होगी, स्मॉल जी, वहां पर जो है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर होगी। अच्छा, अब ये भी याद रखें, इफ आर इज इंक्रीज, इनवर्स रिलेशन है आर के साथ, अगर आर को इंक्रीज किया जाए, से ऑब्जेक्ट को अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहां से थ्रो किया जाए, सही ना, इफ आर इज इंक्रीज, if R is increase, अगर R को इंक्रीज किया जाए तो इसका मतलब है, अब देखें लगता तो इस तरह है कि R की इंक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, लेकिन नेगेटिव साइन है। सही है, कौन सा साइन है? नेगेटिव। R is increase, then U will increase, then U क्या है? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी will increase, नेगेटिव साइन है। कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन है। जब R को इंक्रीज किया जाएगा तो इसका मतलब है U will also be increased. Why? Because of the negative sign. Due to the negative sign. किसकी वजह से? Due to the negative sign. यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए आपको नेगेटिव साइन नजर आ रहा है, अगर नेगेटिव साइन ना होता तो R के इंक्रीज होने से U डिक्रीज होता, लेकिन R को जब आप इंक्रीज करते हैं तो U will also be increase. U लेस नेगेटिव, U जितना लेस नेगेटिव होगा, U जितना लेस नेगेटिव होगा,
लेस नेगेटिव, उतनी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हमारे पास इंक्रीज होगी, उतनी जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जो है इंक्रीज होगी। द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीज। यहाँ पर अगर देखा जाए हम कह सकते हैं कि इफ आर इज इंक्रीज, अगर आर को इंक्रीज किया जाए, सही ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इफ आर इज इंक्रीज देन यू विल बी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू द नेगेटिव साइन यू लेस नेगेटिव। यू जब लेस नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीज। सिमिलरली अगर हम बात करें नंबर 2, इफ आर इज डिक्रीज, अगर आर हम जो है डिक्रीज कर लें, इफ आर इज डिक्रीज देन अगर आर को डिक्रीज किया जाए, सही, जिस तरह इफ आर इज इंक्रीज देन यू विल बी इंक्रीज, इफ आर इज डिक्रीज देन यू जो पोटेंशियल एनर्जी है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी यू विल डिक्रीज, यू क्या हो जाएगी, वो जो है डिक्रीज हो जाएगी, सही ना, ड्यू टू या ये भी कह सकते हैं ड्यू टू द नेगेटिव साइन, ड्यू टू द नेगेटिव साइन, किसकी वजह से, नेगेटिव साइन की वजह से। तो फिर हम कहेंगे u जो होगा, अगर यहाँ पर हमने लेस नेगेटिव कहा और यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास u होगा वो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास मोर नेगेटिव होगा, u जो होगा वो मोर नेगेटिव होगा। जब u मोर नेगेटिव होगा तो फिर हमारे पास जो u होगा वो क्या होगी, इंक्रीज। You will be sorry. The potential absolute gravitational potential energy will be decrease. See that? The absolute gravitational potential energy will be decrease. जो absolute gravitational potential energy होगी वो हमारे पास क्या होगी, decrease होगी। इसी तरह हम कह सकते हैं अगर मैं R को क्या ले लूं, infinity. Let's suppose R को अगर हम ले लें infinity, तो इसका मतलब है वहां पर जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। एट इंफिनिटी द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीज, वो जो है जीरो होगी। अच्छा ये भी याद रखें जब वर्क पॉजिटिव होगा, व्हेन वर्क डन इज पॉजिटिव, अगर वर्क को हम जो है पॉजिटिव लेते हैं, सही ना, इफ द वर्क डन इज पॉजिटिव तो फिर हमारे पास जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जो होगी डिक्रीज होगी। द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीज। अगर वर्क डन जैसे बॉडी को हम उठा रहे हैं तो इसका मतलब है अगर वर्क डन को हम पॉजिटिव लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, और अगर वर्क डन को हम नेगेटिव ले रहे हैं तो इसका मतलब अगेंस्ट द फील्ड वर्क हो रहा है, तो इसका मतलब है जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास इंक्रीज होगी। तो याद रखें एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होगी, डिफरेंट डिस्टेंस पर डिफरेंट होगी। दो चीजों पर डिपेंड करती है, वन इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर अर्थ के सरफेस से फेंका जाए तो फिर हमारे पास ये डिस्टेंस आर ही होगा, इसके अलावा कहीं से फेंका जाए तो फिर जो डिस्टेंस होता है वो सेंटर से लिया जाता है, वो किस चीज के बराबर होगा, आर के बराबर होगा। दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर देखा जाए एनर्जी है तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो हमारे पास होगा जाओ, द ऐसा यूनिट विल बी जाओ, इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो हमारे पास जाउल होगा। हाँ स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो हमारे पास है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इट इज डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको डिनोट करते हैं v से किसी भी डिस्टेंस पे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। If absolute gravitational potential energy is given divided by mass, so solve, so we will get this. This is the formula of absolute gravitational potential. The SI unit is joule divided by kg. SI base unit is meter square s power minus 2. Dimension is l square t power minus 2. In CGS system, its unit is erg divided by gram. The absolute gravitational potential is independent of mass of the object. Independent of mass of the object. अच्छा ईटा के एमसीक्यू में किसी मतलब इससे रिलेटेड एमसीक्यू आया भी था, सीधा ऐसा यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो फिर क्या होगा, जूल पर केजी। और अगर इस तरह आता है सीधा ऐसा यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो फिर क्या होगा, जूल होगा।
ये फार्मूला है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। चाहे आप स्मॉल मास लेते हैं या हैवी मास लेते हैं, दोनों के लिए जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, रिमेन सेम होगा। नाउ इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हमारे पास जो टॉपिक है वो है टॉपिक इज इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, लेकिन कौन सी एनर्जी, काइनेटिक इनटू पोटेंशियल एंड पोटेंशियल इनटू काइनेटिक। सही है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक इनटू पोटेंशियल, काइनेटिक या पोटेंशियल टू काइनेटिक एक ही बात है। हाउ, अब फिगर से इसको जो है डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, इसको जो है समझने की कोशिश कर लें। से लेट्स सपोज ये हमारे पास है अर्थ सरफेस, दिस इज द अर्थ सरफेस, और ये हमारे पास है से लेट्स सपोज ये बॉडी हम ले रहे हैं। अब देखिए अर्थ के सरफेस से ये बॉडी कितने हाइट पर है, अगर हम इस हाइट को ले लें से दिस हाइट इज h। ये कौन सा पोजीशन है, ये हमारे पास है पॉइंट ए, पॉइंट ए। अब अगर देखें से लेट्स सपोज ये हम ले रहे हैं पॉइंट बी, पॉइंट बी, इस पॉइंट बी पर बॉडी कितने हाइट पर है अर्थ के सरफेस से दिस इज लेट्स सपोज x। इसको से लेट्स सपोज हमने क्या ले लिया, x ले लिया। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए है, अब देखिए पॉइंट ए पर बॉडी जो है वो कितने हाइट पर है, h हाइट पर है। लेट्स सपोज अब बॉडी, अच्छा चलो इसको अगर हम इस तरह कर ले कि यहां से लेकर यहां तक जब बॉडी आती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, x। तो अगर ये x है और ये टोटल हाइट h है, तो फिर यहां से जब बॉडी यहां पर आएगी, सो ये बिफोर टचिंग द ग्राउंड, सो ये जो हाइट होगा ये होगा h माइनस x। अब देखिए 3 पॉइंट्स है टोटल, पॉइंट ए या पोजीशन ए, पोजीशन बी, और ये हमारे पास है से पोजीशन सी बिफोर इंपैक्ट द ग्राउंड। अगर हम पॉइंट ए की बात कर लें, पॉइंट ए या पोजीशन ए की अगर हम बात कर लें, पोजीशन ए, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी। आपसे कहा जा सकता है एक ऑब्जेक्ट है जो कि हाइट h है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, सो आप कहेंगे द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू mgh एंड दिस विल बी द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं कहूं व्हाट इज द वेलोसिटी, सो देखें एट हाइट h पे है तो a पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी 0 मीटर पर सेकंड। अगर मैं कहूं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, नो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। ए पॉइंट है तो यहां पर तो वेलोसिटी 0 है, जब वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पर किस चीज के बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। नो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh plus kinetic energy 0, so this will be the total energy। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए। पॉइंट ए पर जो टोटल एनर्जी होगी वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। अब अच्छा इसी बॉडी को अगर ड्रॉप किया जा रहा है, when this body is dropped, see that, and cover x distance from the earth surface, the distance is h minus x at point b, what will be the potential energy, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी। अगर हम पॉइंट बी की बात कर लें, पॉइंट बी की, पॉइंट या पोजीशन बी की अगर हम बात कर लें तो पोजीशन बी पर हमने फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखें पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए कौन सा हाइट लेंगे, फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो अगर देखा जाए अर्थ सरफेस के लिए पॉइंट बी पर अर्थ के सरफेस से कितना हाइट है, h माइनस x। पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो हाइट लिया जाता है वो अर्थ के सरफेस से लिया जाता है, तो ये हो जाएगा mg, और अर्थ के सरफेस से कितना हाइट है, h माइनस x। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी कौन से पॉइंट पर, पॉइंट बी पर। अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज वेलोसिटी,
तो अगर देखा जाए थर्ड इक्वेशन के मुताबिक vf square minus vi square is equal to 2g into say 2g into s। अब वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर ये तो जीरो है इज इक्वल टू 2g। ये बात जहन में याद रखे स्टूडेंट्स, वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए बॉडी ने ऊपर से कितना हाइट कवर किया है, तो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए बॉडी ने ऊपर से कितना हाइट कवर किया है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए बॉडी अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पर है, और वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी के लिए बॉडी ने ऊपर से कितना हाइट कवर किया है, x। सो हमने क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू अंडर द रूट 2gx। इस पर एमसीक्यू वगैरह खैर डिस्कस करते हैं, खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी। अब मैं अगर आपसे कहूं कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी पॉइंट बी पर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी बी का स्क्वायर। वी बी तो ऑलरेडी आपके पास है, अंडर रूट 2gx, पुट वैल्यू you will get काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। अगर v की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर लें और सॉल्व कर लें, सो you will get mg into x, mg into x। what is m? mass। जिस मास को हमने ड्रॉप किया हुआ है, इसने ऊपर से कितना हाइट कवर किया, अगर g के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं mg, h को मल्टीप्लाई भी किया, h को डिवाइड भी किया, x अपनी जगह पर। mgh क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। सो मैं लिख सकता हूं दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इनटू x डिवाइडेड बाय h। बाज़ औक़ात आपको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द मिड, या टोटल हाइट और x आपको दिया जाएगा। किस किस्म का, इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द टोटल एनर्जी? सो इस पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। नो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है वो बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दिस व्हिच इज इक्वल टू mgh minus x, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो है mg into x। सॉल्व करें mgh माइनस सॉल्व करें, टोटल एनर्जी इज रिमेन कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू mg into h। total energy will be remain constant। Similarly students, before impact the ground, अगर हम पॉइंट C ले लें, before impact the ground अगर हम पॉइंट C ले लें, यह अजान हो रही है, इसको फिलहाल जो है स्टॉप कर लेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट C है, अच्छा पॉइंट A हमने कर लिया, पॉइंट B हमने किया, पॉइंट C। अगर पॉइंट C पर हमसे कहें बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं एट पॉइंट C, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? सो योर आंसर शुड बी 0। व्हाट इज द वेलोसिटी? सो ये हो जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। ऊपर से आ रहा है, कितना हाइट कवर कर रहा है, h। Initial velocity is 0, but the velocity at point C will be equal to under the root 2g into h. This is the velocity, which is maximum. What is the kinetic energy? No, kinetic energy at point C is equal to half mv square. So ये हो जाएगा, vc की जगह हम ये पुट कर लेंगे, नो काइनेटिक एनर्जी जब आप पुट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सो मैं लिख सकता हूँ हाफ m, और vc की जगह आ जाएगा 2gh अंडर रूट का स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, नो द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C इज इक्वल टू mgh। It means the kinetic energy gain will be equal to potential energy loss। सही है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, नो टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो जो टोटल एनर्जी होगी वो हमारे पास होगी पोटेंशियल एनर्जी जो कि हमारे पास है 0, काइनेटिक एनर्जी जो कि बराबर है mgh। नो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू mg into h। स्टूडेंट, इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास
100 kg, एक बॉडी है जिसका मास 100 kg है, 10 मीटर के हाइट पर है। हाउ, लेट सपोज ये हमारे पास जो है एक, लेट सपोज दिस इज द अर्थ सरफेस, और ये बॉडी है जिसका मास इन्होंने दिया हुआ है, so the mass is equal to 100 kg, और टोटल हाइट अगर देखा जाए h which is equal to 10 मीटर। कहते हैं कि जब इस बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, so the drop is drop from earth surface of 4 मीटर, अगर इसको ड्रॉप किया जा रहा है, is drop, so a body of mass 100 kg at a height of 10 meter and is dropped from earth surface of 4 meter। कहते हैं कि अर्थ सरफेस से 4 मीटर के फासले पर, अर्थ के सरफेस से 4 मीटर के फासले पर, अर्थ के सरफेस से ये जो फासला है ये 4 मीटर है। अगर ये फासला 4 मीटर है तो ये फासला कितना है, 6 मीटर। कहते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो बार बार मैं कह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी आपने फाइंड करना है तो अब आप जो हाइट लेंगे वो अर्थ के सरफेस से लेंगे, ऐसा ना हो आप 6 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा mg into ये हो जाएगा 4। सो हमारे पास m जो के बराबर है 100 multiply g which is for simplicity 10 multiply 4, now the potential energy will be equal to, just solve, इससे आ जाएगा 4000 joule, 4000 joule, this will be the potential energy। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि what is the velocity, तो वेलोसिटी यहां पर जो होगी, अब देखिए वेलोसिटी के लिए ऊपर वाला हाइट लेंगे, अंडर द रूट 2g into x, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 6 are 12, तो ये हो जाएगा 120 अंडर रूट 120। और अगर मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी, नो काइनेटिक एनर्जी के लिए भी फार्मूला हमारे पास है, दो फार्मूले हैं, एक mgx है और दूसरा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी x डिवाइडेड बाय h, दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं कह सकता हूं mg into x। सो m हमारे पास जो है x कौन सा वाला फासला है, ऊपर से इसने कितना कवर किया है, सो m हमारे पास है 1000, g हम सॉरी 100, g हमारे पास है 10 और x हमारे पास है 6, इससे आ जाएगा 6000 joule, दिस विल बी योर आंसर व्हिच इज 6000 joule। बाज़ औक़ात इस तरह MCQ आएगा कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर इससे रिलेटेड एक और MCQ हम डिस्कस कर लें कि a body at a maximum height of 20 meter possess 1000 joule of energy is dropped from earth surface of 14 meter, find kinetic energy। अर्थ के सरफेस से 14 मीटर के हाइट पर, तो इसने ऊपर से कितना हाइट कवर किया, 6 मीटर। सो फिर काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम x डिवाइडेड बाय h। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी किस चीज के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी 1000 के बराबर है, मल्टीप्लाई, अब देखिए अर्थ के सरफेस से 14, जब भी आप काइनेटिक एनर्जी की बात करें ऊपर से इसने कितना हाइट कवर किया, तो ऊपर से 20 माइनस 14 6 डिवाइडेड बाय टोटल हाइट जो के बराबर है 20 के, टोटल हाइट इज इक्वल टू 20, तो हो जाएगा 0 0 के साथ 2 1s are 2 3s are 3 मल्टीप्लाई बाय 100, द आंसर इज 300 joule। तो इस फार्मूले से भी हमने क्वेश्चन जो है सॉल्व किया। अगर आपसे कहा जाए कि बॉडी है जिसको मतलब है कि 100 मीटर के हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, बिफोर इम्पैक्ट द ग्राउंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी, सही ना, व्हाट विल बी द पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, सही ना, पोटेंशियल तो 0 होगी, तो आप यहां से जो है पुटिंग वैल्यू और मुख्तलिफ किस्म के न्यूमेरिकल इस फार्मूला से रिलेटेड आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, टॉपिक है इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी and kinetic energy in the absence of frictional force। For example, बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, से या तो बॉडी को हम ड्रॉप कर रहे हैं, लेट्स सपोज, तो अगर बॉडी को हम ड्रॉप कर रहे हैं, सही ना, और या ये हमारे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन से हम किसी बॉडी को यहां से ड्रॉप कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, बॉडी को अगर हम ड्रॉप करते हैं
विदाउट एनी लॉसेस, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी गेन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस। काइनेटिक एनर्जी गेन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस। अगर बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, से यहाँ पर एक बॉडी है जिसके साथ total potential energy 100 joule. Now before impact the ground, what will be the kinetic energy? 100 joule. So either a kinetic energy loss is equal to potential energy loss. Body को drop करना है, sorry. Potential energy loss is equal to kinetic energy gain. अगर बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, अगर 100 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है और इसको ड्रॉप कर रहे हैं, so either without any frictional force, without any losses, so the potential energy will be converted into kinetic energy. मैं यहाँ से कह सकता हूँ mgh is equal to half m into v square. यहाँ से अगर m को कैंसिल कर लें, so velocity before impact the ground will be equal to 2gh. यहाँ पर आप अपने लिए वेलोसिटी को भी फाइंड कर सकते हो। अगर आपको इस इंक्लाइन का हाइट दिया जाए या ये हाइट दिया जाए, तो आप लोग अपने लिए किस चीज को फाइंड कर सकते हो? वेलोसिटी को। इसके अलावा अगर बॉडी को हम क्या कर लें, बॉडी थ्रोन अप, अगर बॉडी को थ्रो किया जाता है, अप किया जाता है, बॉडी थ्रोन अप, सही था। सो फिर काइनेटिक एनर्जी लॉस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी गेन। अगर मैं किसी बॉडी को 100 जॉल के साथ थ्रो करता हूं, नो काइनेटिक एनर्जी लॉस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी गेन, सही था। देयर विल बी नो लॉस। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, in the presence of frictional force which is non-zero या drag force, नंबर 1, अगर बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को हम थ्रो कर रहे हैं, थ्रो अप, अगर बॉडी को हम थ्रो कर रहे हैं अप, सही था। इसी बॉडी को हम जो है थ्रो कर रहे हैं अप, तो इसका मतलब है द काइनेटिक एनर्जी लॉस, बॉडी पे मैं वर्क कर रहा हूं, सो द काइनेटिक एनर्जी लॉस जो होगा वो हमारे पास होगा पोटेंशियल एनर्जी गेन प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। या अगर यहां से आप अपने लिए वर्क डन को फाइंड करना चाहते हैं, नो काइनेटिक एनर्जी लॉस माइनस पोटेंशियल एनर्जी गेन। इस फार्मूले से आप लोग अपने लिए वर्क डन को फाइंड कर सकते हैं। हाउ? फॉर एग्जांपल, मैं बॉडी को यहां से जो है थ्रो कर रहा हूं, ये एक बॉडी है, इसको मैं यहां से जो है ऊपर थ्रो कर रहा हूं, यहां से अब देखिए इस पर मैं वर्क डन कर रहा हूं, कितनी काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूं, 100 जूल, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी गेन कर देता है 60 जूल। व्हाट विल बी द वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस? नो, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लॉस minus potential energy gain. So work done is equal to 100 minus 60. Your answer should be 40 joule. How much work is done against the air resistance? 40 joule. 40 joule अगर देखा ये एनर्जी लॉस हो गई against the air resistance। यहाँ से इस फार्मूले से स्टूडेंट्स हम अपनी ये ड्रैग फोर्स को भी फाइंड कर सकते हैं। ये जो वर्क है, वर्क को मैं लिख सकता हूं FH is equal to kinetic energy loss minus potential energy gain। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, मैं लिख सकता हूं kinetic energy loss minus potential energy gain divided by height। अब देखिए इस फार्मूले से हम अपनी लिए ड्रैग फोर्स को भी फाइंड कर सकते हैं। से मैं यहां से कह रहा हूं कि द हाइट इज 10 मीटर, देन व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स? तो फिर हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी विच इज 100 जूल, पोटेंशियल एनर्जी 60 जूल, हाइट इज 10, 60 minus 100 minus 60 40 by 10, so the frictional force या the opposing force is 4 न्यूटन। इसके अलावा साथ साथ यहाँ से हम अपने लिए हाइट को भी फाइंड कर सकते हैं। हाइट को किस तरह फाइंड कर सकते हैं? मैं इस फार्मूले से लिख सकता हूं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, so the height is equal to kinetic energy loss minus potential energy gain divided by frictional force। इसका मतलब है कि अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी दिया जाए, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ मैं बॉडी को थ्रो कर रहा हूं,
पोटेंशियल एनर्जी गेन किया जाए और अपोजिंग फोर्स दिया जाए, तो हम लोग अपनी लिए किस चीज को फाइंड कर सकते हैं, हाइट। चाहे हाउ मच हाइट, कितना हाइट जो है बॉडी गेन कर सकता है। सिमिलरली याद रखिए स्टूडेंट, इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू में करवाऊंगा 2023 में ऑलरेडी आया हुआ था। अगर बॉडी को हम ड्रॉप कर लें, व्हेन बॉडी इज ड्रॉप, बॉडी को अगर हम ड्रॉप कर लें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स या एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, अगर बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करने से रिमेंबर मैं यहां पे लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी लॉस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन प्लस वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। ये क्या है, ये वर्क डन है अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। यहां से आप लोग अपने लिए जो है वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, जो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस माइनस काइनेटिक एनर्जी गेन, माइनस काइनेटिक एनर्जी गेन। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कहा जाए कि एक बॉडी है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर है, किस चीज के बराबर है, 100 जूल। बिफोर इम्पैक्ट द ग्राउंड the kinetic energy is 80 joule. How much work is done against the air resistance? 100 minus 80, your answer will be 20 joule. यहां से भी हम अपने लिए देखें फ्रिक्शनल फोर्स को फाइंड कर सकते हैं, या ड्रैग फोर्स को फाइंड कर सकते हैं, या अपोजिंग फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। मैं यहां से कह सकता हूं कि द अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस माइनस काइनेटिक एनर्जी गेन डिवाइडेड बाय हाइट। यहां से आप लोग अपने लिए अब देखें, अगर मैं हाइट दे दूं, तो द हाइट इज सेड टू बी, लेट्स सपोज 10 मीटर, सो फिर पोटेंशियल एनर्जी लॉस 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 10, नो द हाइट इज सेड टू बी 2 मीटर। हाइट किस चीज के बराबर हो जाएगा, 2 मीटर के बराबर हो जाएगा। इस फार्मूले से मैं अपने लिए जो है वेलोसिटी को भी फाइंड कर सकता हूं। किस तरह वेलोसिटी को फाइंड कर सकता हूं, मैं यहां से अगर अपने लिए काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं, kinetic energy gain is equal to potential energy loss minus the amount of work done against the air resistance। तो kinetic energy का फार्मूला है half mv square minus is equal to mgh minus work done against the air resistance। अगर मैं इस तरह कर लूं कि v को निकाल लूं, so v हो जाएगा 2 mgh minus w divided by m under the root। This will be the velocity। सही, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, ये हमारे पास v is equal to under the root 2 ब्रैकेट ओपन mgh minus w divided by m, ये हमारे पास जो है बॉडी की वेलोसिटी होगी। इससे रिलेटेड हमारे पास जो है एमसीक्यू है, उस एमसीक्यू को हम जो है सॉल्व करते हैं कि किस किस्म का एमसीक्यू जो है इससे रिलेटेड आ सकता है। या इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं, फॉर एग्जांपल एक दो और एमसीक्यू इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि एक बॉडी है, लेट्स सपोज ये हमारे पास है एक स्प्रिंग है, दिस इज अ स्प्रिंग, सही ना, ये एक मास स्प्रिंग सिस्टम है, और यहां से जो है फॉर एग्जांपल एक बॉल है जिसका मास है से 1000 kg, एक बॉल है जिसका मास है 1000 kg, और टोटल जो हाइट है, ये बॉल कितने हाइट पर है, 5 मीटर के हाइट पर है। ये जो स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है से 100 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अगर इसको गिराया जाए तो इसका मतलब है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट विल बी द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा। सो फिर मैं कह सकता हूं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस। सो हाफ kx square is equal to potential energy which is equal to mgh। मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने एक्सटेंशन फाइंड करना है। ये हो जाएगा हाफ के हमारे पास है से 100 x स्क्वायर अपनी जगह पर, मास इज 1000, g इज 10, हाइट इज 5। सो ये हमारे पास हो जाएगा 2 1s are 2 50s are 50 उधर चला जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 50, 0 5 1s are 5 1s are, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1000।
या x इज इक्वल टू अंडर द रूट 1000. सॉल्व कर लें डैश मीटर. दिस विल बी द एक्सटेंशन. सो ये वो सच टाइप ऑफ एमसीक्यू भी जो है पेपर में आ सकते हैं. एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पिछले साल भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू पेपर में आया हुआ था. सो वो एमसीक्यू हम यहाँ पर जो है डिस्कस करते हैं. हाँ स्टूडेंट्स, 2023 में इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू आया था, उसको डिस्कस करते हैं और फिर लास्ट टॉपिक एफिशिएंसी. ये चैप्टर हमारा आज वाइंड अप हो जाएगा. लिखा हुआ है, कहते हैं a 2 kg object is released from rest of 8 meter above the surface of earth during fall. The work done against the air resistance is 60 joule. Just before it hit the surface, what is speed? स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये ग्राउंड है, सही, दिस इज ग्राउंड और ये हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियली देखिए रेस्ट में है, इसको ड्रॉप किया जा रहा है. टोटल हाइट हमारे पास जो है वो है 8 मीटर. इसका मतलब है अगर इसको ड्रॉप किया जा रहा है, एयर रेजिस्टेंस भी है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी लॉस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन प्लस वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस. वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस. हमने वेलोसिटी को फाइंड करना है. सो वर्क इधर आ जाएगा. नो काइनेटिक एनर्जी गेन is equal to potential energy loss minus वर्क. लिख सकता हूं ये वर्क इधर आ जाएगा. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh और वर्क वो तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है. so work done against the air resistance is 60 joule. so ये हो जाएगा हाफ m हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो है 2 और वेलोसिटी हमने फाइंड करना है. m is 2, g is 10 और टोटल हाइट है 8. टोटल हाइट है 8 माइनस 60. 2 के साथ कैंसिल. v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 8 16, 16 into 10 160 minus 60. v square is equal to 100. Taking under root, so v is equal to 10 meter per second. Velocity before hitting the ground, यहाँ पर बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकंड और यही हमारा ईटा एमसीक्यू था. सो यही टॉपिक्स है. इन्हीं टॉपिक को अगर आप रिवाइज करते हैं, सीधा एमडीकेट का इंतहाई शॉर्ट कोर्स है, इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह जो है पेपर में आते हैं. एक छोटा सा दूसरा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो कि है एफिशिएंसी. व्हाट इज एफिशिएंसी? द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट वर्क डन इज नोन एज एफिशिएंसी. या मैथमेटिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट. अगर परसेंटेज में फाइंड करना है तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100. इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100%. याद रखें इट हैज नो यूनिट. क्यों? जूल कैंसल, इसका कोई यूनिट नहीं है, नो डायमेंशन. जो आइडियल मशीन है उसमें तो लॉस 0 होता है, उसकी एफिशिएंसी होती है 1, मतलब 100%. लेकिन जो रियल मशीन है, जो एक्चुअल मशीन्स है, सही है, जैसे गाड़ी के जो इंजन है, फैन है, एसी, बल्ब वगैरह वगैरह, इनमें जो लॉसेस होते हैं वो होते हैं लॉसेस जो है नॉन जीरो. एफिशिएंसी इज नॉट इक्वल टू 1, एफिशिएंसी इज लेस देन 100%. कहते हैं कि जो हमारे पास इसका मेन कॉज है एनर्जी लॉस का, फ्रिक्शन इज द मेन कॉज ऑफ एनर्जी लॉस. एमसीक्यू किस किस्म के आ सकते हैं? अगर आपको इनपुट वर्क दिया जाए, आउटपुट वर्क दिया जाए और आपसे कहा जाए कि फाइंड एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास जो है वो है आउटपुट वर्क डन आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क डन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%. सो ये हो जाएगा हमारे पास इनपुट इज 100, आउटपुट इज 60 मल्टीप्लाई बाय 100%. ये 100 इज 100 के साथ द आंसर इज 60%. एफिशिएंसी इज 60%. इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर इनपुट वर्क है 100 जूल, लेट्स सपोज एक लोड उठाया जा रहा है, कितना लोड है 10 न्यूटन, कितने हाइट तक 2 मीटर के हाइट तक. व्हाट इज एफिशिएंसी? आउटपुट वर्क डिवाइड बाय इनपुट वर्क मल्टीप्लाई 100. अब इनपुट वर्क तो गिवन है 100, आउटपुट वर्क तो मैं इधर लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट. आउटपुट फोर्स मल्टीप्लाई आउटपुट डिस्प्लेसमेंट. फोर्स है, फोर्स मींस वेट व्हिच इज 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 2. 100 के साथ 10 into 2 20%. एफिशिएंसी ऑफ द लिफ्ट या मशीन विल बी 20%. इस पर आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लें और किसी किस्म का भी आप लोग का क्वेश्चन है
तो ऊपर मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है यूट्यूब के चैनल पर, आप लोग जो है या कोई एमसीक्यू वगैरह है व्हाट्सएप कर सकते हैं और आंसर पूछ सकते हैं। सही ना? अगर आप लोग नए हैं तो अपने और दोस्तों के साथ भी जो है रिलेटिव के साथ इसको शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।